आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ़्स को भी आप एन्जॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आजकल लेक्चर सीरीज़ चल रही है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हम इसमें जो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को हम स्टडी कर रहे हैं। और प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक लॉगिन एप्लीकेशन हमने बनानी शुरू की हुई थी। और उसके अंदर हमने जो है जेटेबल तक बात कर ली थी और जेटेबल को हमने देखा था कि हम उसको कैसे पॉपुलेट करते हैं। जेटेबल के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो किस तरीके से जो है आपका जो रिकॉर्ड जो कि आपने सेलेक्ट किया है वो रिकॉर्ड कैसे आपकी टेक्स्ट फील्ड्स में आपको नज़र आएगा। और जेटेबल के ऊपर अगर आप अपने कीबोर्ड का अप एरो की और डाउन एरो की को जब आप रिलीज करेंगे तो कैसे आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको आपकी टेक्स्ट फील्ड्स जो कि 3 टेक्स्ट फील्ड्स यहाँ पे बनी हुई हैं उसके अंदर आपको नज़र आएंगी। आज के लेक्चर के अंदर हम इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे और इसके अंदर मज़ीद हम जो है एनहांसमेंट्स लेके आएंगे। इसके अंदर हम मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर वीडियो का जो है आगाज़ करूं, आप लोगों से हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट कुछ चंद एक करूंगा कि एक तो आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशंस हों फ्यूचर के अंदर वो थ्रू ईमेल मिल जाया करें। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली मेरी मोटिवेशन के अंदर भी इजाफा होगा अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर ये कि वीडियो जो है उसको काइंडली कंप्लीटली जो है वो यूट्यूब के ऊपर ही देखें। अगर आपके मोबाइल फ़ोन्स में अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब जो ऐप है उसके अंदर ही देखें कंप्लीटली। फ़िलहाल के लिए इसको वीडियो को आप डाउनलोड ना करें, आप इसको फ्यूचर के अंदर जब भी चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो जो है हमेशा इसी प्लेलिस्ट के अंदर ही रहेगी। वीडियो अगर पसंद आए आप इसको लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने ऐसे साथियों के साथ, दोस्तों के साथ जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या जेडीबीसी सीखना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट करना चाहें, कमेंट भी आप इस पे कर सकते हैं। तो इन्हीं चंद एक रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन जी टुडेज़ लेक्चर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं नेटबीन्स मैंने पहले से ओपन किया हुआ था। ये मेरी एप्लीकेशन थी। ये मेरा बेसिकली मेन फॉर्म था। मेरी जब एप्लीकेशन ओपन होती है तो मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। तो मेरा ये जो लॉगिन वाला फॉर्म है ना ये सबसे पहले ओपन होगा। और इसके अंदर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड जब इनपुट कर लूँगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसमें अपना जो यूज़र नेम है वो इनपुट कर लेता हूँ और जो पासवर्ड है वो भी इनपुट कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन लॉग्ड इन सक्सेसफुली का मुझे मैसेज आएगा और ये विंडो मेरी क्लोज हो जाएगी और मेरी ये जो दूसरी विंडो है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। हमने ये सारा काम जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कर लिया था। यहाँ पे हम जिस रिकॉर्ड को मैं सेलेक्ट करूंगा वो रिकॉर्ड की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली ये कि मैं अगर अप एरो की को प्रेस करूंगा तो मैं थर्ड रिकॉर्ड पे आ चुका हूं तो तीसरा रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं डाउन एरो की को प्रेस करूंगा, मैं जिस रिकॉर्ड पे भी नेविगेट कर रहा हूँ, लेट सपोज ये 17वां नंबर रिकॉर्ड है, तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो मुझे यहाँ पे इस इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर मुझे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की डिटेल्स नज़र आ रही हैं। चलते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या काम करना है। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे इन इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स या ये जो 3 आपके जो जेलेबल्स हैं इनके ऊपर यहाँ पे मैं एक कॉम्बो बॉक्स बनाऊँगा। कॉम्बो बॉक्स को जो है हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। और कॉम्बो बॉक्स के अंदर मैं ये करूँगा कि मेरी ये जितनी भी आईडीज़ है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें नहीं है, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13 नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये जितनी भी आईडीज़ हैं मेरे ख्याल से 15-16 के करीब हैं। तो ये आईडीज़ जो हैं यानी कि ये सारी आईडीज़, ठीक है, इनको ना मैं अपने कॉम्बो बॉक्स के अंदर लोड कर दूंगा। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं जब अपने कॉम्बो बॉक्स को या जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको मैं क्लिक करूंगा तो सेकंड फेज में हम फिर ये करेंगे कि मैं जिस आईडी को सेलेक्ट करूंगा, लेट्स सपोज मैं 9 को सेलेक्ट करता हूं कॉम्बो बॉक्स में से,
तो जो 9 आईडी वाला जो रिकॉर्ड है, लाइक अगर आप देख लें कि इसमें आईडी जो है उसकी वैल्यू 9 है, इस रिकॉर्ड के अंदर नेम में यासिर पड़ा हुआ है और इसके अंदर जो एड्रेस फील्ड है उसमें एबटाबाद पड़ा हुआ है। तो वो जो रिकॉर्ड है ना वो मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जिस रिकॉर्ड की आईडी मैं सेलेक्ट करूंगा कॉम्बो बॉक्स में से, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो मुझे इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसको करता हूं जी क्लोज, और मैं जाता हूँ नेटबीन्स के अंदर, और यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट डॉट जावा, ये मेरी वो मेरा ये जे फ्रेम है जिसके अंदर मैंने चेंजेस करनी है। मैं यहाँ पे पैलेट विंडो में आ जाऊंगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्विंग कंट्रोल्स के अंदर आपको यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स नजर आ रहा होगा। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करूंगा, और इसे मैं दोबारा से यहाँ पे लाके अगेन मैं क्लिक कर दूंगा, और इसका मैं जो मुनासिब साइज है वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे इसका यही वाला साइज चाहिए। फिर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, और चूंकि मुझे इसका नाम जो है वो कोड के अंदर रिक्वायर्ड होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के पीछे जो वेरिएबल नेम है वो वेरिएबल नेम मैं चेंज करूंगा। तो मैं चेंज वेरिएबल नेम पे जाता हूं, और अपने कॉम्बो बॉक्स का मैं नाम रख देता हूं कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, और मैं ओके कर देता हूं। इसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं ये काम क्यों करना चाह रहा हूं। मैं इसको अगर रन करके आपको दिखा दूं, इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूं, ऑब्वियसली पहले जो है वो जो लॉगिन विंडो है वो मुझे पहले नजर आएगी। मैं यूजर नेम और पासवर्ड सही एंटर करूंगा तो मुझे ये स्टूडेंट वाला जो फॉर्म है ये मुझे डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूं, और मैं यहाँ पे पासवर्ड इनपुट कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे ये फॉर्म नजर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, कॉम्बो बॉक्स तो है यहाँ पे, लेकिन जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। ठीक है, एक तो ये काम मैंने करना है कि ये जो 4 आइटम्स हैं इनको मैंने इसमें से रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे फॉर्म पे वापस आऊंगा। ये स्टूडेंट वाला मेरा फॉर्म है, इसके कॉम्बो बॉक्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, और इसकी ना प्रॉपर्टीज के अंदर चला जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जी जिसका नाम है मॉडल, और मॉडल के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है आइटम 1 कॉमा आइटम 2 कॉमा आइटम 3 कॉमा आइटम 4। मैं इस तमाम को यहाँ से रिमूव कर लूंगा, और इसको मैं कर लूंगा क्लोज। क्लोज करने के बाद इसको मैं दोबारा से रन करके आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको ये कॉम्बो बॉक्स जो है अब दिखाई दे, ताकि आपको जो है वो कंफर्म हो जाए कि हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है वो अभी इस टाइम पे एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, फॉर्म पे आ जाते हैं। अगर आप इसको देखें तो आपका जो कॉम्बो बॉक्स है वो एम्प्टी है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो मेरा जो कॉम्बो बॉक्स है, इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी आईडीज है ना, बेसिकली ये आईडीज जो है ये मेरे टेबल के अंदर पड़ी हुई है। टेबल का नाम स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का बेसिकली एक स्टूडेंट टेबल के अंदर तो 3 कॉलम्स हैं, एक का नाम है आईडी, एक का नाम है नेम, एक का नाम है एड्रेस। मुझे आईडी वाला जो कॉलम है, आईडी वाला जो कॉलम है, मुझे उसके अंदर सिर्फ उस आईडी वाले कॉलम की वैल्यूज चाहिए, और उन वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड कर दूंगा, यानी कि इस कॉम्बो बॉक्स को ना मैं पॉपुलेट कर दूंगा। तो इस मकसद के लिए, अच्छा, अब ये पॉपुलेट कब होगा? ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि मेरा ये फॉर्म जब लोड हो, जैसे ही मेरा ये फॉर्म अपीयर हो, तो मेरा जो कॉम्बो बॉक्स है वो भी पॉपुलेट हो चुका हो। तो ये काम फिर हम स्पेसिफिकली करेंगे, यानी कि ये जो कोड हम लिखेंगे इसका, वो हम लिखेंगे जी कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर जाते हैं, ये स्टूडेंट डॉट जावा फॉर्म है, और इसके सोर्स पे मैं जाता हूं क्योंकि सारा कोड तो इसके अंदर लिखा हुआ है। और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जाते हैं, ये आपकी क्लास है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम। इसका कोड ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, और मैं क्या करता हूं कि इसके ना कंस्ट्रक्टर के अंदर चला जाता हूं। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है पब्लिक स्टूडेंट, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूं कि पॉपुलेट टेबल के बाद, बल्कि ठीक है, पॉपुलेट टेबल के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ। वो फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, उस फंक्शन को मैं ऑब्वियसली डिफाइन भी करूंगा, और उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फिल कॉम्बो बॉक्स या फिल कॉम्बो। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया फिल कॉम्बो। अब इस फंक्शन को मैंने जो है कॉल किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, लेकिन मैंने इस फंक्शन को भी फिलहाल डिफाइन नहीं किया। तो इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा इनसाइड योर क्लास। ठीक है, स्टूडेंट की जो क्लास है उसके अंदर ही मैं इसको डिफाइन भी कर दूंगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी यहां पे आके खत्म हो जाती है। अब इस कंस्ट्रक्टर से बाहर कहीं पर भी इनसाइड योर दिस क्लास आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मेरा ये जो मेथड है ये पब्लिक होगा, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसका नाम जो है वो फिल कॉम्बो जो है वो मैंने रखा हुआ है। ठीक है जी,
और यहाँ पे देख लें, ठीक है, फिल कॉम्बो, ठीक है, फिल कॉम्बो आपके फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है, जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल होगा। और इस मेथड का स्पेसिफिकली काम क्या है? इस मेथड का काम ये है कि यार आपका जो कॉम्बो बॉक्स है ना, उसके अंदर आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी आईडीज हैं, आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी आईडीज हैं, उन आईडीज को कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड करना है, कॉम्बो बॉक्स के अंदर फिल करना है। तो आईडीज आपको कैसे मिलेंगी? आईडीज आपको तभी मिलेंगी जब आप सेलेक्ट की क्यूरी चलाओगे, ठीक है। तो चूंकि मैं सेलेक्ट की क्यूरी चलाने लगा हूं, इसलिए मैं यहां पे ट्राई और कैच ब्लॉक जो है वो डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा कैच ब्लॉक है और कैच ब्लॉक के अंदर मैं जस्ट लिख देता हूं जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग और नल या बल्कि दिस, ताकि ये जो मैसेज बॉक्स है मुझे फ्रेम या फॉर्म के ऊपर ही नजर आए, और ई जो भी अप्रोप्रिएट मैसेज है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने रिजल्ट सेट टाइप के दो वेरिएबल्स बनाए थे, एक का नाम था RS1, एक का नाम है RS2। ये जो RS1 है, ये तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इस RS2 को मैं यूज करूंगा इस मेथड के अंदर जिसका नाम है फिल कॉम्बो, ठीक है। फिल कॉम्बो के अंदर मैं आता हूं और मैं लिखता हूं यहां पे कि RS1 इज RS1 इज इक्वल टू ST डॉट, और मैं यहाँ पे चूंकि सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखूंगा मेथड, उसका नाम होगा एग्जीक्यूट क्यूरी। और जो मेरी क्यूरी है वो क्यूरी मैं इसके अंदर लिख देता हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आईडीज की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जी सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। तो जितनी भी आईडीज होंगी स्टूडेंट टेबल के अंदर, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उन तमाम रिकॉर्ड्स की जो आईडीज होंगी वो इस RS1 नामी रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएंगी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ठीक है, रिजल्ट सेट के अंदर सारी आईडीज आ चुकी हैं। अब इन आईडीज को मैंने अपने कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जस्ट एक वाइल लूप लगा दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए वाइल RS1 डॉट सॉरी, यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट सेट है RS2, मैं बेसिकली RS1 यूज नहीं करूंगा बल्कि मैं RS2 जो मेरा रिजल्ट सेट है मैं इसको यूज करूंगा। तो वाइल RS2 डॉट नेक्स्ट, और ये मेरे वाइल लूप की बॉडी है। तो वाइल लूप चलने से पहले क्या होगा, RS2 डॉट नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसको मैं विजुअली आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि यार सबसे पहले ना आपकी ये क्यूरी चलेगी, ठीक है। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, के स्टूडेंट टेबल के अंदर तीन कॉलम्स हैं, एक है आईडी, एक है नेम, एक है एड्रेस। मुझे स्टूडेंट टेबल में से और कोई भी कॉलम नहीं रिक्वायर्ड, मुझे स्टूडेंट टेबल में से खाली आईडीज चाहिए, ठीक है। जो आईडी वाला कॉलम है और आईडी वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपका मैं यहाँ पे टेबल भी ओपन कर देता हूँ। मैं ये डेटाबेस जो फाइल है ये वैसे तो ई ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, इसका मैंने शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर रख दिया है। तो मैं ये फाइल ओपन करता हूँ और इस फाइल के अंदर जो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देख लें कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, एक है आईडी, एक है नेम, एक है एड्रेस, और टोटल इसके अंदर ना 16 रिकॉर्ड्स हैं। टोटल इसके अंदर 16 रिकॉर्ड्स हैं और मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम की वैल्यूज चाहिए। तो इस कॉलम की वैल्यूज को गेट करने के लिए, यानी कि ये 1 2 3 4 5 ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को गेट करने के लिए मैंने ये क्यूरी लिखी है कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, के स्टूडेंट टेबल में से आईडी गेट करो। कौन सी आईडी गेट करो? आपने यहाँ पे कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाया, कोई आपने यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई। तो कंडीशन ना लगाने की वजह से ये होगा कि आपकी ये जो आईडी का जो पूरे का पूरा जो कॉलम है और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे सक्सेसफुली RS2 वेरिएबल के अंदर, ठीक है, RS2 वेरिएबल के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं RS2 वेरिएबल की, तो बेसिकली आपका जो RS2 वेरिएबल है जो कि आपका रिजल्ट सेट है, ठीक है, यहाँ पे RS2 वेरिएबल जो है उसका उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है। आपने आईडीज लिए ना, तो यहाँ पे इसका जो RS2 है उसका स्ट्रक्चर भी आपकी क्यूरी पे डिपेंड करता है। इसका जो हेडर होगा उसमें आईडी होगी, आईडी आईडी यानी कि उसका हेडर होगा। यहाँ पे जो है आपकी जितनी भी आईडीज हैं, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे टेबल के अंदर जो बाकी आईडीज हैं आप देख लें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7, फिर 8 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी आईडीज आपकी 3 4
5, ठीक है, एंड सो ऑन। जितनी भी आईडीज है ना वो यहाँ पे आ जाएंगी आपके रिजल्ट सेट 2 के अंदर, RS2 के अंदर। और हम सबको पता है कि रिजल्ट सेट जो है उसके अंदर एक कर्सर चल रहा होता है जो जो कि बेसिकली उसका पॉइंटर होता है, और उसका पॉइंटर सबसे पहले पॉइंट कर रहा होगा इसको, इस कॉलम को, जो कि बेसिकली आपका आपका जो सॉरी इस रो को, जो कि बेसिकली आपका कॉलम का हेडर है, यानी कि कॉलम का जो नाम है ना वो इस रो के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि यार मेरा ये जो कर्सर है ना ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाए। तो यहां पे मैंने ये वाइल लूप लगाई है, और वाइल के अंदर मैं लिख रहा हूं RS2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो RS2 डॉट नेक्स्ट से ये होगा कि आपका ये जो कर्सर है या ये जो पॉइंटर है, ये आपका जो है ना ये आपका जो पॉइंटर है ये मूव हो जाएगा फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है। अब चूंकि आपका यहां पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहां पे ये जो RS2 डॉट नेक्स्ट है ये अपने कर्सर को आगे ले जाके नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ले जाके आपको ना यहां पे जिस जगह पे ये मैंने कोड को हाईलाइट किया है इस जगह पे ये ट्रू रिटर्न करके दे देगा। जब ट्रू रिटर्न करके दे देगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके वाइल लूप की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू होने पे क्या करो या ट्रू होने पे ये करो कि ये जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू 1, ठीक है, इस 1 वैल्यू को उठाओ और इसको ना अपने कॉम्बो बॉक्स के अंदर, ये जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सॉरी ये जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, ठीक है, इस तरीके से आप जब ओपन करोगे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से ओपन होगी, तो इसके अंदर ना यहां पे पहले पहले आइटम के तौर पे 1 ऐड कर दो, ठीक है। इस 1 को कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड करना है मैंने। फिर उसके बाद क्या होगा, वाइल लूप फिर चलेगी, वाइल RS2 डॉट नेक्स्ट। तो RS2 डॉट नेक्स्ट से ये होगा कि आपका ये जो पॉइंटर है ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, और नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा, यहां पे चूंकि रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है, लिहाजा आपका यहां पे RS2 डॉट नेक्स्ट जो है आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। और जैसे ये वाइल लूप ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं चाहूंगा कि यार ये जो 2 है ये मेरे कॉम्बो बॉक्स में एज एन आइटम ऐड हो जाए इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो 3 ऐड हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वो 4 ऐड हो जाए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आईडीज है ना वो सारी की सारी आपके कॉम्बो बॉक्स में मैं ऐड करना चाह रहा हूं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम ये करेंगे कि हम यहां पे ऑब्वियसली वाइल लूप के अंदर कोड लिखेंगे। तो वाइल लूप के अंदर जो कोड मुझे लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऐड दी आईडीज फ्रॉम फ्रॉम योर रिजल्ट सेट, तो उसके लिए मैं अपने कॉम्बो बॉक्स का नाम लिखूंगा। मेरे कॉम्बो बॉक्स का नाम है जी कॉम्बो बॉक्स, और इसका मेथड होगा ऐड आइटम, ठीक है, ऐड आइटम। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ऐड आइटम का जो पैरामीटर की जो टाइप है या इसको जो आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे उस आर्ग्यूमेंट की टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है, ठीक है। उस आर्ग्यूमेंट की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, अच्छा मुझे वैल्यू कहां से चाहिए, मुझे तो भाई वैल्यू चाहिए रिजल्ट सेट में से, मुझे वैल्यू रिजल्ट सेट में से चाहिए। अब मेरा ये सामने आपके सामने ये रिजल्ट सेट, इस रिजल्ट सेट को अगर आप देखें तो इस रिजल्ट सेट के अंदर ये जो वैल्यूज है ना 1 2 3 4 5 ये तो इंटीजर्स हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा ऐड आइटम, यार मुझे आइटम ऐड करना है, कहां से ऐड करना है, मेरा रिजल्ट सेट है जी उसका नाम है RS2, ठीक है। RS2 डॉट गेट INT, यानी कि उसमें से एक इंटीजर वैल्यू उठाओ, और इंटीजर वैल्यू कौन से कॉलम से उठानी है, उस कॉलम का नाम क्या है, यार उस कॉलम का नाम है ID, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, RS2 डॉट गेट इंटीजर, ये रिजल्ट सेट में से एक इंटीजर उठाएगा, और इंटीजर कहां से उठाएगा भाई, इंटीजर वहां से उठाएगा जिस जगह पे इस टाइम पे इसका जो पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, जो पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पहले पॉइंट करेगा, इस रिकॉर्ड को जिसमें 1 वैल्यू पड़ी है जो कि 1 इंटीजर है, उसको गेट करेगा, और यहां पे ले जाके आपको इस जगह पे 1 जो है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब यहां पे ये आपको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऐड आइटम जो मेथड है, इस मेथड के अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो उस आर्ग्यूमेंट की टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है, लेकिन आप अभी इस टाइम पे ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है RS2 अपना रिजल्ट सेट 2 डॉट गेट INT, यू आर गेटिंग एन इंटीजर वैल्यू, तो ये तो यहां पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं जस्ट क्या करता हूं, इसको मैं कॉन्केटिनेट कर देता हूं विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो आपका जो भी आपका इंटीजर आएगा वो बेसिकली 1 1 यहां पे सबसे पहले वैल्यू आएगी, और 1 के साथ 1 जो कि इंटीजर होगा उसके साथ ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है कॉन्केटिनेट हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, वो 1 जो है आपका
वो 1 जो है वो भी आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा। इसके बाद जो है व्हाइल लूप दोबारा चलेगी, व्हाइल rs2 डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका कर्सर जो है सेकंड सेकंड रो पे आ जाएगा, सेकंड रिकॉर्ड पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है चूंकि यहाँ पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए आपका ये जो rs2 डॉट नेक्स्ट जो मेथड है ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। और इसका मतलब ये है कि यार व्हाइल लूप एक दफा मजीद तो चल सकती है, ठीक है। तो फिर आपका ये कॉम्बो बॉक्स डॉट ऐड आइटम इसका मेथड, और आपने लिखा है rs2 डॉट गेट इंटीजर, यानी कि आपके रिजल्ट सेट rs2 के अंदर कर्सर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है उस रिकॉर्ड से एक इंटीजर वैल्यू उठानी है। और वो इंटीजर वैल्यू क्या है? वो इंटीजर वैल्यू 2 है। और उस 2 को उठाओ और उस 2 को उठा के यहां पे लाके रिटर्न कर दो। अब वो 2 तो एक इंटीजर वैल्यू है, अब 2 तो आप इसको, या इंटीजर वैल्यू तो आप इस ऐड आइटम मेथड को तो पास नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसके साथ क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर देंगे ताकि वो 2 जो है वो भी एक स्ट्रिंग बन जाए। इसके बाद क्या होगा, व्हाइल लूप खत्म। अब व्हाइल जो है अपनी कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन के अंदर तो एक स्टेटमेंट लिखी है rs2 डॉट नेक्स्ट। rs2 डॉट नेक्स्ट से ये होगा कि आपका कर्सर जो है वो अगले रिकॉर्ड के ऊपर चला जाएगा। अब चूंकि यहां पे अगला रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे रिकॉर्ड मौजूद है, तो लिहाजा आपका rs2 डॉट नेक्स्ट जो है, ये जो नेक्स्ट मेथड है, ये आपको यहां पे ट्रू रिटर्न करके देगा। जब ट्रू रिटर्न करके देगा तो इसका मतलब है कि यार व्हाइल लूप एक दफा मजीद चल सकती है। तो व्हाइल लूप चलेगी, कॉम्बो बॉक्स डॉट ऐड आइटम का मेथड चलेगा, और ये जो 3 है वैल्यू, 3 वैल्यू, ठीक है, जो कि रिजल्ट सेट के अंदर पड़ी हुई है, इस 3 वैल्यू को उठाएगा और इसको कॉम्बो बॉक्स के अंदर, कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर देगा, एज एन आइटम इसके अंदर ऐड कर देगा। और ये लूप चलती जाएगी और ये लूप उस वक्त तक काम करती जाएगी जब तक कि आपके रिजल्ट सेट rs2 के अंदर जितने भी आईडीज लोड हुई हैं, तकरीबन 16 रिकॉर्ड्स हैं, तो 16 ही आईडीज होंगी इसके अंदर। जब तक 16 आईडीज इसके अंदर लोड नहीं होंगी उस वक्त तक आपका व्हाइल लूप जो है वो चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका मेरे ख्याल से लास्ट रिकॉर्ड जो है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जो लास्ट रिकॉर्ड है उसकी आईडी है जी 20, ठीक है। लेट सपोज आपका कर्सर जो है वो यहां तक आ गया है और आपका जो 20 है वो भी कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जाहिर सी बात है व्हाइल लूप जो है अपनी कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन में तो लिखा है rs2 डॉट नेक्स्ट, तो rs2 डॉट नेक्स्ट से ये होगा कि आपका जो कर्सर है वो फिलहाल तो यहां पे है, वो कर्सर जो है वो आपके आखिरी रिकॉर्ड को सरपास कर जाएगा, आखिरी रिकॉर्ड से आगे निकल जाएगा। तो अब यहां पे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये आखिरी रिकॉर्ड है। अगर आप देख सकें टेबल के अंदर, अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो जो आखिरी आईडी है ना वो 20 है, ठीक है। 20 के बाद आगे और कोई आईडी नहीं है। तो आपका कर्सर जो है वो इस 20 आईडी वाले रिकॉर्ड से आगे निकल जाएगा, और जैसे ही आगे निकलेगा, यहां पे चूंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा आपका rs2 डॉट नेक्स्ट जो है वो आपको यहां पे जो नेक्स्ट जो मेथड है ये आपको रिटर्न कर देगा यहां पे फॉल्स। फॉल्स जैसे ही रिटर्न करेगा तो वाइल फॉल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइल लूप मजीद नहीं चलेगी, और वाइल लूप को मजीद चलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी सारी की सारी जो आईडीज हैं वो तो ऑलरेडी लोड हो चुकी हैं आपके कॉम्बो बॉक्स में, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी फिर उस केस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स जो है ना वो ऐड होते जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं कर लेता हूं सेव, और इसको मैं एक नजर देख लेता हूं, ठीक है। और ये जो फिल कॉम्बो का जो मेथड है इसको मैंने ऑलरेडी अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इसको ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑलरेडी मैंने इसको कॉल कर दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर अगर आप देख लें तो फिल कॉम्बो का जो मेथड है वो ऑलरेडी कॉल्ड है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूं, रन कर लेता हूं, और देखता हूं कि मैं जो रिक्वायर्ड मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, क्या मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या नहीं हुई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो मेरी ये थी कि यार जो कॉम्बो बॉक्स है, इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर जितनी भी आईडीज की वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर लोड हो जाएं। तो मैं इसको देख लें, ड्रॉप डाउन कर लेता हूं, ये देख लें आप, ये सारी की सारी आपकी जो आईडीज हैं, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 नहीं है, यहाँ पे देख लें ये टेबल के रिकॉर्ड्स हैं, 7 के बाद 8 नहीं है, ठीक है। सिमिलरली 9 के बाद जो है वो 10 और 11 नहीं है, ठीक है। देख लें यहाँ पे 9 नंबर रिकॉर्ड है, इसके बाद आईडी 10 और 11 मिसिंग है। फिर 12 के बाद जो है वो 13 मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी 13 नहीं है। देन उसके बाद जो है आपका 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पे देखें आपके जे टेबल के अंदर भी 14 15 16 17 18 19 20 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो मैं पहले स्टेप के अंदर जो काम करना चाह रहा था वो काम मेरा अचीव हो चुका है, कि मैं कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहता था, और इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर जितनी भी स्टूडेंट टेबल के अंदर जो आईडीज हैं वो मैं इसके अंदर लोड करना चाह रहा था, तो वो सारी की सारी इसके अंदर लोड हो चुकी हैं। अब सेकंड काम मेरा ये है कि मैं यहां से जिस आईडी को भी सेलेक्ट कर लूं, लेट्स सपोज मैं 5 को सेलेक्ट करता हूं,
मैं 5 को यानी कि आईडी नंबर 5 को मैं सेलेक्ट करता हूं ना, तो 5 नंबर आईडी का जो रिकॉर्ड है, लेट्स सपोज ये रिकॉर्ड है ना 5 नंबर आईडी का, ठीक है, कि इसका नाम जो है वो हारून है, इसका एड्रेस जो है वो कराची है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं यहां से कॉम्बो बॉक्स से इसको सेलेक्ट करूं, तो 5 नंबर रिकॉर्ड की आईडी यहां पे मुझे डिस्प्ले हो जाए, 5 नंबर रिकॉर्ड का नेम मुझे यहां पे डिस्प्ले हो जाए हारून, और 5 नंबर रिकॉर्ड का एड्रेस मुझे यहां पे डिस्प्ले हो जाए कराची। ये अभी क्यों डिस्प्ले हो रहा है? ये भी इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने यहां पे जे टेबल के अंदर इसको क्लिक किया था, ठीक है। जे टेबल के अंदर जिस रिकॉर्ड को मैं क्लिक करता हूं वो रिकॉर्ड तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से 15वां रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लूं, फॉर एग्जांपल यानी कि आईडी 15 को मैं सेलेक्ट कर लूं, तो आईडी 15 यानी कि जो कि जिसका नाम बिलाल है, जिसका एड्रेस मर्दान है, वो मुझे यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूं कि यहां से मैं जिस आईडी को भी क्लिक करूं, ठीक है, जिस आईडी को भी मैं क्लिक करूं, तो उस आईडी से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि उसका जो स्टूडेंट नेम है, उसका जो स्टूडेंट एड्रेस है, वो मुझे इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर नजर आए। ना सिर्फ इसमें नजर आए, बल्कि पहली टेक्स्ट फील्ड के अंदर मुझे वो रिक्वायर्ड उन रिकॉर्ड्स की जो आईडी है वो भी मुझे यहां पे डिस्प्ले हो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं काम कैसे करेंगे। इस मकसद के लिए मैं डिजाइन विंडो के अंदर जाऊंगा, और सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरी ये जो 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स का नाम क्या है, क्योंकि मुझे अभी कोड के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी जिनकी वजह से मुझे इनके नाम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूं और चेंज वेरिएबल नेम को देख लेता हूं। इसका नाम है txt id, इसका नाम है जी txt नेम, और इस टेक्स्ट फील्ड का नाम है txt एड्रेस, ठीक है जी। मैं अपनी कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, मैं इवेंट्स पे जाता हूं, मैं एक्शन पे जाता हूं, और एक्शन परफॉर्म्ड पे जाता हूं। एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है, यहां पे मैं जाता हूं, और सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि मैं करना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, सॉरी, मैं इस प्रोग्राम को मैं एक दफा रन कर लेता हूं, और मैं आपको समझा देता हूं कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। मैं इसको लॉगिन करता हूं, सॉरी, लॉगिन, ठीक है, यूजर 123, ओके जी। अच्छा, मैं कहता हूं यार, मैं जिस भी आइटम को सेलेक्ट करूं, ठीक है, मैं जिस वैल्यू को भी सेलेक्ट करूं, यहां से लेट सपोज मैंने 5 को सेलेक्ट किया है, तो ये 5 वैल्यू जो है ना, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इस 5 वैल्यू को उठा के मैं एक वेरिएबल के अंदर रख दूंगा। इस 5 वैल्यू को मैं किस में रख दूंगा? एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग टाइप के एक वेरिएबल के अंदर रख दूंगा 5। फिर मैं एसक्यूएल की क्यूरी चलाऊंगा, और मैं क्यूरी में लिखूंगा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू द वैल्यू विच वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम हेयर। 5 को सेलेक्ट किया तो ये 5 वैल्यू उठ के एक वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में चली जाएगी। लेट सपोज उस वेरिएबल का नाम है आईडी। तो मैं क्यूरी चलाऊंगा आफ्टर सेलेक्टिंग एनी आईडी या एनी वैल्यू फ्रॉम दिस कॉम्बो बॉक्स। लेट सपोज 3 को मैंने सेलेक्ट किया, तो 3 वैल्यू मेरी सबसे पहले तो आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, और उसके बाद मैं क्यूरी चलाऊंगा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी वेरिएबल, और आईडी वेरिएबल में 3 जा चुका है, तो मेरी क्यूरी चलेगी, और मेरा ये जो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो 3 आईडी या वो रिकॉर्ड जिसकी आईडी 3 है, वो मुझे रिटर्न बैक हो जाएगा। और उस रिकॉर्ड के अंदर जो आईडी की वैल्यू है 3, वो मैं यहां पे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिस्प्ले करूंगा। जो नेम की वैल्यू है हसन, वो मैं यहां पे डिस्प्ले कर दूंगा इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। और 3 नंबर आईडी के अंदर जो एड्रेस है, लेट्स सपोज लाहौर है, तो वो मैं यहां पे इस तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिस्प्ले कर दूंगा। तो इस काम के लिए मैंने क्या करना है कि मैं इस कॉम्बो बॉक्स पर राइट क्लिक करूंगा, इसके इवेंट्स, एक्शन परफॉर्म पे जाऊंगा, और यहां पे मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देता हूं आईडी, और इसको मैं फिलहाल नल रख देता हूं। और मैं कहता हूं यार आईडी इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, मेरे कॉम्बो बॉक्स का नाम है कॉम्बो बॉक्स, और इसका मैं मेथड कॉल करता हूं। ओके जी, वेरिएबल के बाद मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यार आईडी इज इक्वल टू, और अपने कॉम्बो बॉक्स का नाम लिखूंगा, और इसका मैं एक मेथड कॉल करूंगा जिसका नाम है गेट सेलेक्टेड आइटम, यानी कि जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है ना कॉम्बो बॉक्स में से, उस आइटम को उठाओ, और उस आइटम को उठा के तो इस आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। अब यहां पे एरर आ रहा है कि आपका ये जो बेसिकली जो गेट सेलेक्टेड आइटम है, गेट सेलेक्टेड आइटम, इसकी रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट,
और आपका ये जो आईडी वेरिएबल है, आईडी वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या कर लेता हूं, इसके साथ मैं टू स्ट्रिंग का मेथड कॉल कर लूंगा। तो इससे ये होगा कि आपका जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ हुआ होगा कॉम्बो बॉक्स के अंदर, जो आइटम सेलेक्ट आप कर रहे हो, वो आइटम जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इस आईडी वेरिएबल के अंदर आके असाइन हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज आपने आपने पहले आइटम को सेलेक्ट किया जो कि वन है, ठीक है, और वन जो है वो आईडी वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब जिस रिकॉर्ड की आईडी इस आईडी वेरिएबल में आ चुकी है, लेट सपोज वन है, अब मैंने क्या करना है, उस रिकॉर्ड को मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं चूंकि यहां पे एक सेलेक्ट की क्यूरी चलाऊंगा, तो इसलिए मुझे यहां पे ट्राई और कैच ब्लॉक जो है वो लिखना पड़ेगा। जी ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और ट्राई ब्लॉक के अंदर जो है वो मैं RS1, मेरा रिजल्ट सेट वन इज इक्वल टू st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्यूरी जो मैं रन कर रहा हूं वो है जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। और मुझे सारे रिकॉर्ड्स थोड़ी चाहिए, मुझे तो वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी अभी अभी आपने कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट की है। तो कॉम्बो बॉक्स से जो सिलेक्टेड आपने जो आईडी सेलेक्ट की है ना, वो तो इस आईडी वेरिएबल में आके स्टोर होगी है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि वेयर आईडी इज इक्वल टू, और आईडी जो है वो किसके बराबर है, यहां से मैं कॉन्केटिनेट कर दूंगा इसको, और वेयर आईडी इज इक्वल टू, और आईडी वेरिएबल के अंदर आपकी जो सिलेक्टेड आईडी है वो इसके अंदर आके पड़ी हुई है, ठीक है। देन आफ्टर दिस मैं क्या करूंगा कि रिजल्ट सेट वन के अंदर आपका जो बेसिकली आपका एक रिकॉर्ड यहां पे आएगा, ठीक है। आपका एक ही रिकॉर्ड आएगा इस रिजल्ट सेट वन के अंदर, ठीक है। आपने अगर वन आईडी सेलेक्ट की है तो आपकी क्यूरी चलेगी ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू वन। तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं जिसकी आईडी वन है, एक ही रिकॉर्ड है। अगर आपने कॉम्बो बॉक्स में आइटम आपने सेलेक्ट किया है लेट्स सपोज 10, ठीक है, या आपने आइटम सेलेक्ट किया लेट्स सपोज 20, आपका जो आखिरी रिकॉर्ड है उसकी उसकी जो आईडी है वो 20 है, ठीक है। आपने उसको सेलेक्ट किया, 20 को सेलेक्ट किया कॉम्बो बॉक्स में से, तो वो 20 जो है वो आईडी वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। और आपकी जब क्यूरी चलेगी तो क्यूरी आपकी कुछ इस तरह से होगी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 20। तो आपके कितने ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसकी आईडी 20 है? भाई आपके पास तो एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 20 है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड जिसमें आईडी 20 है, जिसका नेम है जी हारून और जिसका एड्रेस है जी पेशावर, ये आपका आ जाएगा इस RS1 वेरिएबल के, सॉरी ये जो आपका RS1 जो रिजल्ट सेट है ना, इसके अंदर आपका ये रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यार, ये जो RS1 में जो रिकॉर्ड आया है, मैं इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहता हूं, मैं इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहता हूं इन तीन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। इन तीन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर मैं इस रिकॉर्ड के अंदर जो तीन जो वैल्यूज आई हैं, जो कि आईडी की वैल्यू है, नेम की वैल्यू है, एड्रेस की वैल्यू है, वो मैं इन तीन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर डिस्प्ले कराना चाहता हूं। तो मैं जस्ट सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इफ RS1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इफ RS1 डॉट नेक्स्ट। तो RS1 डॉट नेक्स्ट से क्या होगा यार, देखो RS1 डॉट नेक्स्ट से ये होगा कि सबसे पहले तो इसको समझो ना कि आपकी जब क्यूरी चलेगी, लेट सपोज आपने कॉम्बो बॉक्स से सेलेक्ट किया है जी 20 को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपकी क्यूरी होगी जी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 20। तो आपका वो कौन सा रिकॉर्ड है, वो बेसिकली आपका ये वाला रिकॉर्ड है जिसमें आईडी जो है वो 20 के बराबर है, ठीक है। तो आपका 20 आईडी की वैल्यू, नेम की वैल्यू हारून और एड्रेस की वैल्यू पेशावर, वो चली जाएगी जी इस रिजल्ट सेट वन के अंदर, ठीक है। तो आपका रिजल्ट सेट वन जो है ना, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इस तरीके से आपका जो जो रिजल्ट सेट वन होगा वो तकरीबन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका है जी RS1। इसके अंदर तीन कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम का नाम होगा जी आईडी, दूसरे कॉलम का नाम होगा जी नेम, और तीसरे कॉलम का नाम होगा एड्रेस। और स्टार्ट में जो पॉइंटर होगा ना, वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। नंबर टू, आईडी में जो है ना वैल्यू पड़ी हुई होगी 20, नेम में वैल्यू पड़ी हुई होगी हारून, और देख लेते हैं यहां पे 20वें नंबर रिकॉर्ड के एड्रेस की वैल्यू है जी पेशावर। तो
आपके यहां पे एड्रेस के अंदर वैल्यू पड़ी हुई होगी, इस तरीके से पेशावर, ठीक है। अच्छा, मुझे ये 3 वैल्यूज चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए और उस वैल्यू को मैं उठा के स्टोर करना चाहता हूं जी किस में, जो txt id है, मैं उसके अंदर शो करना चाहता हूं। इस वैल्यू को मैं शो करना चाहता हूं कौन सी वाली टेक्स्ट फील्ड में जी, उस टेक्स्ट फील्ड का नाम है txt नेम। और ये जो वैल्यू है इसको मैं शो करना चाहता हूं अपनी तीसरी टेक्स्ट फील्ड में, जिसका नाम है txt एड्रेस, ठीक है। तो ये काम तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपने इस पॉइंटर को ना आगे मूव ना करूं, ठीक है। तो पॉइंटर कैसे आगे मूव होगा, पॉइंटर आगे मूव होगा इफ कंडीशन लगाएंगे और यहां पे सिंपल लिख देंगे इफ rs1 डॉट नेक्स्ट। तो rs1 डॉट नेक्स्ट से ये होगा कि आपका जो पॉइंटर है ना वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी, पॉइंटर जो है वो यहां से, पॉइंटर यहां से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चला गया। अच्छा, अब चूंकि यहां पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, रिकॉर्ड मौजूद है, लिहाजा आपका ये जो rs1 डॉट नेक्स्ट है ये आपको ना ट्रू रिटर्न करके देगा। ट्रू रिटर्न होने पे ट्रू ट्रू रिटर्न होने पे ट्रू रिटर्न होने पे आपकी इफ कंडीशन या इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो स्टेटमेंट्स चलना शुरू हो जाएंगी। और मैं इसके अंदर ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, मैं इसमें 3 ही स्टेटमेंट्स लिखूंगा। मैं कहूंगा कि यार आपका जो रिजल्ट सेट 1 है rs1, इसका पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है उस रिकॉर्ड में से आईडी की वैल्यू उठाओ और उसको txt id जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर एज अ टेक्स्ट असाइन करो। फिर मैं कहूंगा कि यार आपका जो रिजल्ट सेट 1 है उसका जो पॉइंटर है वो जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है उस रिकॉर्ड में से नेम कॉलम की फील्ड उठाओ और उसको txt नेम वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर असाइन कर दो उस वैल्यू को। और तीसरी स्टेटमेंट मैं ये लिखूंगा कि आपका जो रिजल्ट सेट rs1 है उसका पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है उस रिकॉर्ड के अंदर जो एड्रेस वाला जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू है पेशावर, उसको उठा के जो txt एड्रेस वाला जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर क्या कर लो, असाइन कर दो। ये 3 स्टेटमेंट्स मैं अपनी इफ जो इफ कंडीशन है या इफ स्टेटमेंट है उसकी बॉडी के अंदर मैं ये 3 स्टेटमेंट्स लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे txt id डॉट सेट टेक्स्ट। और टेक्स्ट कहां से आएगा, टेक्स्ट आएगा जी rs1 रिजल्ट सेट 1 का पॉइंटर जिस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है उस रिकॉर्ड में से गेट करो एक इंटीजर वैल्यू को। और इंटीजर वैल्यू कहां से आएगी, उस कॉलम का नाम मैं मेंशन करूंगा, यार उस कॉलम का नाम है आईडी, ठीक है। यानी कि ये जो कॉलम है ना आईडी वाला कॉलम, इसमें से इंटीजर वैल्यू गेट करो, ये 20 को गेट करो और इस 20 को गेट करके txt id के अंदर एज अ टेक्स्ट सेट कर दो। यहां पे ये ऑब्वियसली मुझे एरर देगा, इसलिए कि rs1 डॉट गेट इंटीजर id इट विल रिटर्न 20 एज एन इंटीजर, जबकि सेट टेक्स्ट का मेथड इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए मैं इसके साथ यहां पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर दूंगा। तो 20 जो है वो मेरा एक बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा और वो मेरा मेरी जो मेरी जो टेक्स्ट फील्ड है txt id उसके अंदर असाइन भी हो जाएगा। देन txt नेम डॉट सेट टेक्स्ट rs1 डॉट गेट स्ट्रिंग, यार एक स्ट्रिंग को गेट करो और अपने रिजल्ट सेट के कौन से कॉलम से स्ट्रिंग को गेट करना है, रिजल्ट सेट के इस कॉलम से जिसका नाम है जी नेम, इसमें से एक स्ट्रिंग को गेट करना है। तो कॉलम का नाम लिख देते हैं नेम, इसमें से स्ट्रिंग को गेट करो और इस स्ट्रिंग को गेट करने के बाद इस स्ट्रिंग को असाइन कर दो किसमें, txt नेम के अंदर, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। फिर है जी txt एड्रेस डॉट सेट टेक्स्ट rs1 डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग गेट करना है कौन से, अपने रिजल्ट सेट के कौन से कॉलम में से जी, उस कॉलम में से जिसका नाम एड्रेस है, इसमें से स्ट्रिंग को गेट करो और स्ट्रिंग गेट होगा आपका पेशावर और ये पेशावर गेट होके इस txt एड्रेस वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं सेव कर लेता हूं और प्रोग्राम रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये क्या उस तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं यहां पे लॉग इन हो जाता हूं।
और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, लेट सपोज मैं 4 को सिलेक्ट करता हूँ, तो 4 नंबर रिकॉर्ड उसकी आईडी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, उसका नेम और उसका एड्रेस मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आप देख लें 4 नंबर जो रिकॉर्ड है उसकी आईडी 4 है, नेम अली है, एड्रेस कराची है, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर रहा है। 20 नंबर रिकॉर्ड है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो 20 नंबर रिकॉर्ड की जो डिटेल्स हैं, लाइक उसका स्टूडेंट नेम है हारून, उसका स्टूडेंट एड्रेस है पेशावर, जो कि यहाँ पे अगर आप देख ले तो वेरीफाई कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कॉम्बो बॉक्स के साथ आपने जो काम करना था, या जो आपने इसका लेट सपोज मैं चाहता था कि एक तो ये कॉम्बो बॉक्स फिल हो जाए विद आईडीज, तो आईडीज से फिल हुआ हुआ है। फिर उसके बाद मैं जिस आईडी को सेलेक्ट करता हूं वो उस आईडी की डिटेल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, 19 को सिलेक्ट किया तो 19 डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, 17 को डिस्प्ले किया तो 17 यहाँ पे मुझे 17 को सिलेक्ट किया तो 17 की जो डिटेल्स हैं वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो कॉम्बो बॉक्स को जो आपने लिंक किया है अपनी स्टूडेंट टेबल के इस कॉलम के साथ, जो कि आईडी वाला कॉलम है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ओके जनाब, अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं और मजीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि यार ये जो मेरा ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के ऊपर ना यहाँ पे 3 रेडियो बटन्स मैं डालना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों डालना चाहता हूँ वो भी अभी आप देख लेंगे। मैं बेसिकली सर्चिंग करना चाहता हूँ। एक तो मैं क्या करता हूँ कि इस का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे इस जगह पे जे टेबल को मैं यहाँ पे लाके ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 रेडियो बटन्स ऐड करता हूँ। रेडियो बटन्स ऐड करने के लिए आपके पास ये रेडियो बटन का ऑप्शन है स्विंग कंट्रोल्स के अंदर, और मैं ये काम क्यों करना चाह रहा हूँ ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं 3 रेडियो बटन्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये पहला रेडियो बटन है, ये मेरा दूसरा रेडियो बटन है, और यहाँ पे मैं अपना तीसरा रेडियो बटन ऐड करता हूँ। फिर यहाँ पे जो पहला रेडियो बटन है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एडिट टेक्स्ट के अंदर मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च बाय आईडी, और यहां पे इस रेडियो बटन के ऊपर मैं एडिट टेक्स्ट पे जाके और यहां पे लिख देता हूं सर्च बाय नेम। और तीसरा जो रेडियो बटन है इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, एडिट टेक्स्ट पे जाता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं सर्च बाय एड्रेस। ठीक है, और इसके फौरन बाद मैं यहां पे नीचे जो है एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूं, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये मेरी टेक्स्ट फील्ड है, साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर देता हूं, और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, पहली चीज तो ये कि इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर लूंगा। ठीक है, नंबर 2, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसका मैं वेरिएबल नेम चेंज करूंगा। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं txt सर्च। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूं कि अच्छा यहां पे मैं एक और काम करूंगा कि मैं यहां पे एक बटन ऐड करता हूं। ठीक है, और बल्कि यहां पे मैं ये बटन रख देता हूं, और इस बटन के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट पे जाऊंगा और इसका नाम मैं रख देता हूं सर्च रिकॉर्ड्स। ओके जी। अच्छा, मैं चाहता हूं यार कि मैं सर्च बाय आईडी को क्लिक करूं, इस रेडियो बटन को, और यहां पे मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आईडी दूं, और इसके बाद जब मैं सर्च रिकॉर्ड को क्लिक करूं तो मैंने जहां पे जो भी आईडी दी है वो आईडी मुझे यहां पे, या उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है या वो रिकॉर्ड जो है जो कि मैं सर्च करना चाह रहा था, वो रिकॉर्ड मुझे यहां पे इस जे टेबल के अंदर मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। मैं अगर यहां पे सर्च बाय नेम को क्लिक करता हूं इस रेडियो बटन को, और यहां पे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर मैं नेम देता हूं स्टूडेंट का, और सर्च रिकॉर्ड को मैं क्लिक करता हूं, तो उस नाम वाले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मैं चाहता हूं कि यहां पे इस जे टेबल के अंदर मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। सिमिलरली सर्च बाय एड्रेस को अगर मैं क्लिक करता हूं इस रेडियो बटन को, और यहां पे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं वैल्यू इनपुट करके और सर्च रिकॉर्ड्स को मैं क्लिक करता हूं, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैं, वो मुझे यहां पे इस जे टेबल के अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। लेकिन इस काम को करने के लिए एक काम मुझे एक्स्ट्रा और भी करना पड़ेगा, वो ये कि मेरे पास यहाँ पे स्विंग कंट्रोल्स के अंदर एक कंट्रोल है जी, जिसका नाम है बटन ग्रुप। ये बटन ग्रुप को मैं जस्ट यहां से क्लिक करूंगा और फ्रेम पे कहीं पे भी ले जाके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने ये काम क्यों किया, मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक एक रेडियो बटन पे मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, उनकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जी
बटन ग्रुप की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी। इसके सामने नन लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे कॉम्बो बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करता हूं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां से ये जो बटन ग्रुप को यहां से क्लिक करके और फ्रेम पे मैंने ड्रॉप किया है, जिसका कोई विजुअल आउटपुट नजर नहीं आ रहा आपको इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट का। तो वो उसका उस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट का बेसिकली नाम बटन ग्रुप वन है, बटन ग्रुप वन। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, बटन ग्रुप वन को। यही काम मैं रिपीट करूंगा सर्च बाय नेम वाला जो रेडियो बटन है इसके साथ भी। और यहां पे मैं बटन ग्रुप के अंदर बटन ग्रुप वन को सेलेक्ट कर लूंगा। सिमिलरली सर्च बाय एड्रेस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और इसकी जो बटन ग्रुप की प्रॉपर्टी है इसके अंदर से मैं बटन ग्रुप वन को सेलेक्ट कर लूंगा। वो मैंने इसलिए किया है कि अगर मैं ये बटन ग्रुप इनको मैंने बेसिकली इन तीन टेक्स्ट इन तीन रेडियो बटन्स को मैंने बटन ग्रुप्स असाइन किए। अगर मैं ये बटन ग्रुप इसको असाइन ना करता तो मेरे तीनों के तीनों रेडियो बटन्स जो हैं वो एट अ टाइम ऑन हो सकते थे, जो कि मैं नहीं चाहता था। क्योंकि आपकी जो रेडियो बटन्स हैं उनमें से अगर आपके तीन रेडियो बटन्स हैं तो इनमें से किसी एक को आप एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। एट अ टाइम इनमें से मैं नहीं चाहता कि तीनों के तीनों सेलेक्ट हो जाएं, तो इसलिए मैंने इन तीनों रेडियो बटन्स को एक ही बटन ग्रुप असाइन किया है, जिसका नाम है बटन ग्रुप वन। तो अब मैं जब सर्च बाय आईडी को सेलेक्ट करूंगा, जब ये मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं सर्च बाय आईडी को क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरा ये सर्च बाय आईडी वाला जो रेडियो बटन है ये ऑन हो जाएगा और बाकी दो जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे। अगर मैं सर्च बाय नेम को क्लिक करूंगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ माय प्रोग्राम, तो मेरा सर्च बाय आईडी और सर्च बाय एड्रेस वाला जो रेडियो बटन है ये ऑन ऑफ हो जाएंगे और मेरा सर्च बाय नेम वाला जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो बाकी तीन मेरे ऑफ हो जाएंगे और मेरा सर्च बाय एड्रेस वाला जो रेडियो बटन है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये आपको तभी नजर आएगा जब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं इसका यूजर नेम और यहां पे मैंने लिखा पासवर्ड, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। और यहां पे अगर आप देखें ना सर्च बाय आईडी को, तो मैं चाहता हूं कि मैं जब इस सर्च बाय नेम को क्लिक करूं तो मेरा ये सर्च बाय आईडी ऑफ हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से मैं जब इसको क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि सर्च बाय नेम वाला जो रेडियो बटन है ये मेरा ऑफ हो जाए। तो ये काम तभी होगा अगर मैं इन तीनों के तीनों रेडियो बटन्स को एक बटन ग्रुप असाइन कर दूं। अगर मैं ये बटन ग्रुप असाइन ना करता तो मेरी ये तीनों की तीनों रेडियो बटन्स भी एट अ टाइम ऑन हो सकते थे, जो कि मैं नहीं चाहता। और रेडियो बटन्स की ये प्रॉपर्टीज भी नहीं, ये रेडियो बटन की ये प्रॉपर्टी भी नहीं होती कि आपके मल्टीपल रेडियो बटन्स जो हैं जो कि आपके सामने यहां पे नजर आ रही है। यानी कि आप सर्च करोगे या तो बाय आईडी सर्च करोगे ना, या आप सर्चिंग करोगे बाय नेम, या आप सर्चिंग करोगे बाय एड्रेस। ये तो नहीं है कि आप सर्चिंग बाय नेम और सर्चिंग बाय एड्रेस दोनों करोगे, नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे रेडियो बटन्स बनाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक ही रेडियो बटन एट अ टाइम सेलेक्ट हो जाए। अब मैं यहां पे लेट सपोज मैं चाहता हूं यार कि सर्च बाय आईडी है और मैं यहां पे कोई आईडी दे दूं, लेट सपोज 5। मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास जो 5 नंबर रिकॉर्ड है या जो वो रिकॉर्ड जिसकी आईडी 5 है वो मुझे इस जे टेबल के अंदर नजर आना शुरू हो जाए। अगर मैं लेट सपोज इस रेडियो बटन को ऑन करता हूं और यहां पे मैं कोई नेम दे देता हूं, लेट सपोज हारून। ठीक है, और यहां पे मैं सर्च रिकॉर्ड को क्लिक करता हूं तो हारून नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं चाहता हूं कि उनका रिकॉर्ड मुझे यहां पे जे टेबल के अंदर नजर आ जाए। सर्च बाय एड्रेस को मैं क्लिक करता हूं और यहां पे मैं लेट सपोज पेशावर लिख देता हूं। और सर्च रिकॉर्ड्स को जब मैं क्लिक करूंगा इस बटन के पीछे क्यूरी चलेगी। ठीक है, तो मेरी जो है ना क्यूरी चलेगी और सर्चिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। और वैल्यू कहां से आएगी? वैल्यू आएगी इस टेक्स्ट फील्ड से। ठीक है, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम है txt सर्च। तो अब बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैंने तीन डिफरेंट क्यूरीज यूज करनी है। अगर मेरी ये लेट सपोज मेरा ये वाला रेडियो बटन अगर ऑन है, सेलेक्टेड है, और मैं अगर इस बटन को क्लिक करता हूं सर्च रिकॉर्ड्स को, तो मेरी क्यूरी चलेगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड। और अगर मैं सर्च बाय नेम को क्लिक करता हूं और मैं फिर अगर सर्च रिकॉर्ड्स वाले बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा सर्च रिकॉर्ड वाला बटन पहले तो ये चेक करेगा कि कौन सा रेडियो बटन सेलेक्टेड है। अगर ये वाला रेडियो बटन सेलेक्टेड है तो फिर क्यूरी चलेगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड। और अगर ये वाला रेडियो बटन सेलेक्टेड है और मैं सर्च रिकॉर्ड वाले बटन को क्लिक करता हूं तो मेरी एक तीसरी क्यूरी चलेगी और वो क्यूरी होगी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड।
तो बेस्ड ऑन कि कौन सा रेडियो बटन सेलेक्टेड है, आपकी क्यूरी चलेगी जब भी आप इस सर्च रिकॉर्ड वाले बटन को क्लिक करोगे। तो मैं क्या करता हूं कि इसके सर्च रिकॉर्ड वाला जो बटन है मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, मैं इवेंट्स पे जाऊंगा, एक्शन एक्शन परफॉर्म के अंदर चला जाऊंगा और यहां पे आपका जो कोड है वो कोड मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है। सबसे पहले यार मैं चेक करूंगा कि मेरी जो txt सर्च जो है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है, वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इफ txt सर्च डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट इक्वल्स के मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी ना हो। अगर वो एम्प्टी है, ठीक है, तो मुझे मैसेज मिल जाएगा। यहां पे मैं यूजर को मैसेज देना चाहता हूं कि जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस कॉमा, और यहां पे मैं मैसेज देना चाहता हूं कि एंटर योर सर्च वैल्यू। ठीक है, वरना अगर अगर आपकी देखिए, ये आपकी जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन तभी तभी ट्रू होगी अगर आपने अपने इस सर्च रिकॉर्ड्स वाले बटन को क्लिक किया और क्लिक करने से पहले आपकी जो टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड क्या हो, एम्प्टी हो। तो एम्प्टी होने के केस में क्या होगा कि आपकी ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपको ये मैसेज मिलेगा कि एंटर योर सर्च वैल्यू। वरना एल्स के पोर्शन के अंदर मैं लिख देता हूं, एल्स के अंदर एल्स का पोर्शन तब चलेगा अगर आपकी ये इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो, और ये इफ कंडीशन तभी फॉल्स होगी अगर आपने सर्च रिकॉर्ड्स वाले बटन को क्लिक किया और क्लिक करने से पहले ये जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है ये अगर नॉन एम्प्टी हो, इसमें वैल्यू अगर पड़ी हुई है, तो आपकी ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स के अंदर मैं चेक करूंगा कि यार कौन सा रेडियो बटन सेलेक्टेड है। तो एल्स के अंदर मैं लिखता हूं कि इफ यहां पे मैं अगर रेडियो बटन को क्लिक करके और इनका वेरिएबल नेम देख लूं, ठीक है, मुझे इसका वेरिएबल नेम भी चेंज करना है बिकॉज मुझे इन रेडियो बटन्स को यूज करना है अपने कोड के अंदर। तो इसका नाम मैं रख देता हूं रेडियो आईडी। ठीक है, ये जो रेडियो बटन है इसका मैं नाम रख देता हूं रेडियो नेम। ओके जी, इस रेडियो बटन का नाम मैं रख देता हूँ रेडियो नेम, और ये जो रेडियो बटन है मेरा, इसमें मैं चेंज वेरिएबल नेम में आऊँगा और इसका नाम मैं रख दूंगा रेडियो एड्रेस। मैं इसके नेम्स इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों रेडियो बटन्स के जो नाम है वो मैं मीनिंगफुल रखूँ। मीनिंगफुल रखने से ये होगा कि चूंकि मैं इसको अभी, जाहिर सी बात है, मैं इनको अभी कोड के अंदर यूज करूंगा, तो जब तक इसका मीनिंगफुल नाम नहीं होगा तो मुझे फिर कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो मैं सर्च रिकॉर्ड पर राइट क्लिक करता हूँ, इवेंट्स एक्शन एक्शन परफॉर्म के अंदर आता हूँ और एक्शन परफॉर्म के अंदर जो है यहां पे ओके जी, ये एक्शन परफॉर्म का मेथड है। एंड अगर हम इस मेथड को देखें तो ये तो हमने इफ स्टेटमेंट लिख दी थी, और एल्स के अंदर अब हम यहाँ पे बारी बारी बेस्ड ऑन कि कौन सा रेडियो बटन आपका इस टाइम पे सिलेक्टेड है, तो मैं अपनी जो क्यूरीज हैं वो एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यार अगर ये वाला अगर आपका यानी कि सर्च बाय आईडी, यानी कि जो रेडियो बटन है जिसका नाम है रेडियो आईडी, अगर ये सिलेक्टेड है और आपने ये सर्च रिकॉर्ड्स को अगर आपने क्लिक किया है, तो फिर क्या करो कि आप क्यूरी चलाओ, select static from student where id is equal to the value stored in this particular text field। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अपनी जो क्यूरी है वो क्यूरी हम लिख लेते हैं, लेकिन क्यूरी से पहले यहां पे जारी जारी सी बात है, इफ कंडीशन में लिखूंगा कि इफ रेडियो आईडी, ठीक है, डॉट इज सेलेक्टेड, इज सेलेक्टेड जो है इसकी रिटर्न टाइप बुलियन है। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप बुलियन है, और रेडियो आईडी डॉट इज सेलेक्टेड आपको ट्रू रिटर्न करके देगा अगर वाकई में रेडियो आईडी जो है ना वो सेलेक्टेड है। ठीक है, तो अगर ये वाली आईडी, ये रेडियो जो है, रेडियो आईडी, ये वाला रेडियो बटन अगर सेलेक्टेड होगा और आप अगर सर्च रिकॉर्ड्स को क्लिक करोगे, तो आपका जो ये जो इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन आपकी रेडियो आईडी डॉट इज सेलेक्टेड जो है ये आपकी ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पे हम क्या करेंगे कि यहां पे मैं लिख देता हूं एक तो ट्राई ब्लॉक। ठीक है, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं rs1 इज इक्वल टू st डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, अपनी क्यूरी में चलाऊंगा। ठीक है, और क्यूरी मेरी होगी जी सेलेक्ट
सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू, और आईडी की वैल्यू कहां से आएगी? आईडी की वैल्यू आएगी जी जनाब, ये जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है ना जिसका नाम है टीएक्सटी सर्च, इसमें से, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल टू टीएक्सटी टीएक्सटी सर्च डॉट गेट टेक्स्ट, उसमें से टेक्स्ट उठाओ और उसको इसके साथ आप क्या कर लो, कॉन्केटिनेट कर लो, ठीक है। ये एरर मैं देख लेता हूं, ये क्या एरर दे रहा है। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के साथ जो है वो हमें कैच ब्लॉक बनाना है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कैच एक्सेप्शन, और कैच ब्लॉक के अंदर मैं लिख लेता हूं जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग दिस कॉमा ई। ओके ओके ठीक है। आपकी जो है जनाब ये वाली क्यूरी जो है ये तब चलेगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू टीएक्सटी सर्च डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। अब टीएक्सटी सर्च डॉट गेट टेक्स्ट में आपने लिखा हुआ है 1 2 3 4, लेट सपोज आपने जो है टीएक्सटी जो सर्चिंग वाली जो टेक्स्ट फील्ड है आपने उसके अंदर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी क्यूरी होगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। क्यूरी चल गई। अब क्यूरी चलने के बाद मैं चाहता हूं कि यार मेरे क्यूरी का जो रिजल्ट है वो मुझे डिस्प्ले हो किस में, इसका रिजल्ट मुझे डिस्प्ले हो जाए मेरे जे टेबल के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं चेक करूं कि मैं ये चेक करूं कि यार मुझे RS1 के अंदर कोई रिकॉर्ड रिटर्न भी हुआ है या नहीं हुआ। तो इफ RS1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो क्या करो कि आपने पॉपुलेट टेबल नाम का एक मेथड ऑलरेडी बनाया हुआ होगा। इस पॉपुलेट टेबल के अंदर जो है, पॉपुलेट टेबल के अंदर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप यहां से कर लें कॉपी, और इस स्टेटमेंट को जो है आप लिख लो ओके इफ RS1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, यहां पे लाके आप इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो इफ स्टेटमेंट है, इस इफ स्टेटमेंट को इंक्लूडिंग दिस ट्राई ब्लॉक, इंक्लूडिंग दिस कैच ब्लॉक, मैं क्या करूंगा कि इसको मैं कर लेता हूं यहां से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एल्स, और एल्स के बाद मैं यहां पे, ठीक है, एल्सिफ, एल्सिफ रेडियो आईडी तो हो गया। अब एल्सिफ नेक्स्ट आपका जो है वो है जी रेडियो नेम, कि अगर नेम वाला रेडियो बटन अगर सेलेक्टेड है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी ये जो इफ कंडीशन है, ये वाली इफ कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, कि क्योंकि आपका नेम वाला रेडियो जो है वो सिलेक्टेड नहीं है, आपका सॉरी जो आईडी वाला जो रेडियो बटन है वो सिलेक्टेड नहीं होगा, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और इस इफ कंडीशन के फॉल्स होने के बाद आपकी ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लाइन नंबर 285 से लेके लाइन नंबर 298 के बीच में जो कुछ लिखा है वो सारे का सारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स इफ रेडियो नेम डॉट इज सेलेक्टेड, अगर नेम वाला रेडियो बटन अगर सेलेक्टेड है, तो ट्राई ब्लॉक में क्या करो, आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करो कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब आप सर्चिंग कर रहे हो नेम की बेस पे, तो वेयर नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, यहां पे एक हम जो है एक अपनी जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू से पहले हम एक सिंगल कोट लगाएंगे, और टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करने के बाद हम कॉन्केटिनेट करेंगे इसके साथ एक सिंगल कोट, ठीक है, जो कि आपकी एसक्यूएल के सिंटेक्स का हिस्सा है। अगर आप ये सिंगल कोट इससे पहले और बाद में नहीं लगाओगे तो मसला हो जाएगा, आपको आपका प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इसके बाद जो है मैं इसी एलसेफ को कर लेता हूं कॉपी, कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक के बाद आपका जो एलसेफ है वो यहां तक है, मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब आपके पास आखिरी आपका रेडियो बटन है जिसका नाम है जी रेडियो एड्रेस, ठीक है, कि अगर आपका रेडियो बटन वो एड्रेस वाला अगर सिलेक्टेड है तो फिर ये वाली क्यूरी चलाओ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू टीएक्सटी सर्च डॉट गेट टेक्स्ट। तो आपका जो जो सर्चिंग है वो एड्रेस की बेस पे होगी। रिजल्ट सेट 1 के अंदर आपके रिकॉर्ड्स आएंगे, और ये देखना है कि यार अगर आपके रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो टेबल जो है आपका जे टेबल, उसके अंदर आप अपने जो रिजल्ट सेट 1 के जो रिकॉर्ड्स हैं उनका जो रिजल्ट आया है आपके पास उसको अपने जे टेबल के अंदर डिस्प्ले कर दें। तो मैं करता हूं जी, इसको सेव कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे जी यूजर 123, यहां पे यूजर 123
इसको मैं कर लेता हूँ जी लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुली। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि सर्च बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लेट सपोज आईडी 5 एग्जिस्ट है, ठीक है, कर रही है एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। ओके, ओके, इसको जरा देख लेता हूँ कि ये क्या मसला है इसके अंदर। ठीक है, नेम की बेस पे सर्चिंग हो रही है, और एड्रेस की बेस पे देख लेते हैं कि सर्चिंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है मुझे सर्च पे एड्रेस को क्लिक करना है। ठीक है, लाहौर जो एड्रेसेस हैं वो आपको दिखा रहा है। पेशावर के स्टूडेंट्स या जिनका एड्रेस पेशावर था वो बहुत ज़्यादा थे, मैं देख लेता हूँ वो रिकॉर्ड्स। ठीक है, बल्कि दो ही हैं। तो ये आईडी की बेस पे सर्चिंग, आई डोंट नो, मैं देख लेता हूँ इसको, इसमें क्या इशू है। मैंने यहाँ पे 20 लिखा, सर्च रिकॉर्ड, ये सर्चिंग नहीं कर रहा आईडी की बेस पे। और अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूं तो ये मुझे मैसेज देगा एंटर योर सर्च वैल्यू। ठीक है, चाहे मैं जिस भी मर्जी रेडियो बटन को सिलेक्ट करूं, और अगर मेरा टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी होगा तो ये मुझे मैसेज देगा कि अपनी जो सर्च क्राइटेरिया है वो आप लाजमी तौर पे इनपुट कर लें। सर्च बाय आईडी, और यहाँ पे मैं जो हूँ लेट सपोज देता हूँ 20, बल्कि 19 भी एग्जिस्ट करती है आईडी। सर्च रिकॉर्ड्स, ओके। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें क्या इशू है, और इसके बाद फिर मैं वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में आपको मिलूंगा दूसरी तरफ। ओके जी, प्रॉब्लम जो है वो ट्रेस आउट हो चुका है। यहाँ पे जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने एक ये इफ़ कंडीशन लगाई थी, जिसका कोई असर जो है वो एड्रेस या आपका जो नेम की फील्ड की बेस पे जब हम सर्चिंग कर रहे थे उस पे किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी यहाँ से ये जो इफ कंडीशन है frs1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ से रिमूव किया तो ये प्रॉब्लम भी मेरी जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब सर्चिंग जो है वो मेरी हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, और स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस की बेस पे भी सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यूज़र 123 है, इसका पासवर्ड भी यूज़र 123 है। लॉगिन होता है, लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पे सर्च बाय आईडी, लेट सपोज मैं 3 आईडी को सेलेक्ट करता हूँ तो तीसरी नंबर आईडी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मैं 5 नंबर आईडी देखता हूँ, 5 नंबर आईडी दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से 19 नंबर आईडी है तो 19 नंबर आईडी का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। एंड इसी तरीके से 20 नंबर आईडी है, उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब 21 नंबर आईडी नहीं है तो इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। सर्च बाय नेम में आते हैं, हारून, सर्च किया, जितने भी हारून हैं उनके रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। सर्च बाय एड्रेस, तो लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कराची, तो कराची की बेस पे या कर जिन जिन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड के अंदर कराची एड्रेस पड़ा है वो आपको यहाँ पे जे टेबल के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जे टेबल के अंदर मैं देखना चाहता हूँ यार मेरे जो ओरिजिनल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो 16 रिकॉर्ड्स हैं मेरे टेबल के अंदर, वो मैं कैसे अब यहाँ पे देखूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे टेबल के बिल्कुल नीचे एक बटन बना देता हूँ जिसके ऊपर लिखा होगा रिफ्रेश, रिफ्रेश टेबल या रिफ्रेश रिकॉर्ड्स। तो मैं उसको जब क्लिक करूंगा तो मेरे जे टेबल के अंदर जितनी भी मेरे यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो इस मकसद के लिए अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया था, यहाँ पे आपके सामने है ये पॉपुलेट टेबल के नाम से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस बटन के पीछे जिसका नाम मैंने रखा होगा या जिसके ऊपर मैंने कैप्शन रखा होगा, टेक्स्ट रखा होगा रिफ्रेश टेबल या रिफ्रेश रिकॉर्ड्स, तो उस बटन के पीछे या उसके क्लिक होने पे मैं इस पॉपुलेट टेबल नाम के मेथड को ही कॉल करूंगा। ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। तो यहां से मैं बटन उठाऊंगा, यहां पे मैं बटन रख देता हूं, राइट क्लिक करूंगा और एडिट टेक्स्ट पे जाऊंगा, और यहां पे मैं लिख देता हूं रिफ्रेश रिकॉर्ड्स। और दूसरा काम मैं ये करूंगा, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इवेंट्स, एक्शन, एक्शन परफॉर्म पे जाऊंगा, और यहां पे मैं जस्ट कोई कोड नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, जस्ट इस मेथड को कॉल कर लें। पॉपुलेट टेबल, आपके पॉपुलेट टेबल ही है मेथड का नाम, मैं चेक कर लेता हूं एक नजर। ठीक है, पॉपुलेट टेबल, ठीक है जी। पॉपुलेट टेबल को आपने क्या करना है, पॉपुलेट टेबल को आपने कॉल कर लेना है। ठीक है,
तो पॉपुलेट टेबल के अंदर जो कोड है वो कोड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई नया कोड नहीं है, वो मेथड हम ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं। पॉपुलेट टेबल में क्या होगा, आपकी सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके RS1 के अंदर आ जाएंगे, और फिर मैं क्या कहता हूँ कि यार मेरा जो जे टेबल है जिसका नाम टेबल है, उसका सेट मॉडल नाम का मेथड है, उसको कॉल करेंगे। और डीबी यूटिल्स की क्लास है, ये क्लास आपको तभी मिलेगी अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये लाइब्रेरी ऐड की हो, rs2xml.jar लाइब्रेरी, ठीक है। और इसका मेथड है रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, और इस मेथड के अंदर मैंने जस्ट अपना रिजल्ट सेट जो है मेरा, जिसका नाम RS1 है, जिसके अंदर मेरे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इसका रिकॉर्ड्स इसके अंदर आए हुए हैं, जस्ट मैंने वो पास ऑन किया हुआ है, दैट्स इट। और ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दो स्टेटमेंट्स को मैंने ट्राई ब्लॉक में लिख दिया, और ये कैश ब्लॉक है, और यही मेथड आपका पॉपुलेट टेबल वो इस बटन के पीछे मैं लिख दूंगा, ठीक है। इस बटन के पीछे मैं दिखा देता हूं एक्शन परफॉर्म्ड, और इसके अंदर जस्ट मैंने पॉपुलेट टेबल नाम का जो मेथड है वो मैंने मेथड कॉल किया है, और ये मेथड ऑलरेडी बना हुआ है। इस मेथड का काम ही ये है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट का जो क्यूरी है वो क्यूरी चलाएगा, और आपके स्टूडेंट टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको जे टेबल के अंदर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो मैं लेट सपोज कहता हूँ यार सर्च बाय आईडी 4 को सर्च करो, ठीक है, 4 नंबर आईडी तो दिखा रहा है। सर्च बाय नेम, लेट सपोज मैं बाय नेम सर्च करता हूँ, ठीक है, बिलाल, देखते हैं रिकॉर्ड है या नहीं, दो बंदे हैं जिनका नाम बिलाल है। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने अपने टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दोबारा से देखने हैं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। या तो मैं इस फ्रेम को बंद कर दूं, ठीक है, और दोबारा से प्रोग्राम को चलाऊं, या फिर ये है कि मैं यहाँ पे बटन बना देता हूँ रिफ्रेश रिकॉर्ड्स का, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे सारे के सारे जो मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स है ना, वो रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दोबारा से दिखा रहा है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई बिलीव कि आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनकी आप प्रैक्टिस भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मजीद कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू जेडीबीसी, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जेडीबीसी को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को जिसका नाम है कोड विद फैसल, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।